Hello everyone, welcome back to my channel. So I am your educator Ankita. Welcome to my channel. So अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है JKSSP का यूनिट 2 का टॉपिक नंबर लास्ट, दैट इज़ फिफ्थ टॉपिक, दैट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो एंजाइटी के टॉपिक में जब हम रीड करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस एंजाइटी ऑर्डर वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो एंजाइटी ऑर्डर के टॉपिक में हमें रीड करना है सबसे पहले फोबिया, OCD, GAD, पैनिक डिसऑर्डर एंड PTSD। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। व्हाट इज़ एक्चुअली एंजाइटी डिसऑर्डर? तो एंजाइटी डिसऑर्डर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस का ग्रुप रहता है जो कि करेक्टराइज होता है एक्सेसिव परसिस्टेंट फियर, वरी या फिर नर्वसनेस से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो डेली फंक्शनिंग है उसमें एक इंटरफेरेंस क्रिएट होती है, एक लैग क्रिएट होता जाता है, और जो हम गोल्स अचीव करना चाहते हैं या जो हमारे जिनके साथ हमारे रिलेशंस होते हैं उनमें क्या होना शुरू हो जाता है, एक गैप आना शुरू हो जाता है। जिस चीज़ को हम चाहते हैं अचीव करना वो हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर। ठीक है, और ये डिसऑर्डर किसकी वजह से? जब एक एक्सेसिव और परसिस्टेंट फियर हो हमारे अंदर, कोई वरी हो या फिर कोई नर्वसनेस हो। अब जो नॉर्मल एंजाइटी की अगर हम बात करें तो जो कि टेम्परेरी हो सकती है या फिर सिचुएशन स्पेसिफिक हो सकती है। जैसे किसी बच्चे को सपोज अगर कोई पर्सन स्टेज पे जा रहा है तो उसको स्टेज के लिए जो हो सकता है एंजाइटी हो सकती है, फोबिया हो सकता है कि वो स्टेज पे जाके नहीं बोल पाएगा। ठीक है, या फिर किसी पर्सन को ये होता है कि जब वो किसी पर्सन से बात कर रहा है, ठीक है, एट ए टाइम वो उसको कोई भी आंसर नहीं कर पाता है, लेकिन आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर 1 डे 2 डे उसको लगता है यार मैं तो इसको ऐसे बोल सकता था, मैं इसको ये जवाब दे सकता था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एंजाइटी जो होती है वो नॉर्मल होती है, वो सिचुएशन स्पेसिफिक होती है कि अभी आपको कोई बात के साथ डील करना है तो आपको एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी। सपोज आपको कहीं अकेले जाना है, उसकी एंजाइटी क्रिएट हो सकती है। तो सब लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेज में एंजाइटी डिसऑर्डर जो है नॉर्मली कभी भी टेम्परेरीली या फिर सिचुएशन स्पेसिफिकली की एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो एंजाइटी के डिसऑर्डर्स होते हैं ये इंटेंस होते हैं, समटाइम्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड डिसअप्रोप्रिएट टू द एक्चुअल थ्रेट। ठीक है, तो कुछ जो हमारे पास हैं इंटेंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जब हम सिम्टम्स देख रहे हैं यहाँ पर तो दो तरह के सिम्टम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक है हमारे पास साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, दूसरे हैं हमारे पास फिजिकल सिम्टम्स। अब अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में तो यहाँ पे एक्सेसिव वरी एंड फियर, रेस्टलेसनेस हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग हो सकती है, और फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल सिम्टम, जैसे कि रैपिड हार्ट बीट, किसी चीज़ को देख के एकदम से आपकी धड़कनें तेज़ हो जाना। जैसे कोई कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और देखता है नीचे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि काफ़ी हाइट पे आ चुका है। ठीक है, या फिर जब वो किसी से बात कर रहा है या स्टेज पे जा रहा है तो उसकी स्वेटिंग हो जाएगी, उसके पैर कांपने लग पड़ जाएंगे, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, इवन फिटीग एंड स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और फिजिकल सिम्टम तो कई बार उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी हो जाते हैं। जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जब भी हमें एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। हो सकता है हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है, तो वो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, स्ट्रेस जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज जो है वो भी कॉज कर देता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो साइकोलॉजिकल भी हैं और साथ ही साथ फिजिकल भी हैं। तो जिस तरह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एंजाइटी डिसऑर्डर इस पर्सन को हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके कॉजेज़। अब अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल कॉजेज़ की, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की, साथ ही साथ सोशल कॉजेज़ की।
अब यहाँ पे जो बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं वो ये हो सकता है कि जेनेटिकल वनरेबिलिटी हो सकती है कि शुरू से सपोज़ अगर पेरेंट्स जो हैं वो नर्वस हैं तो उस तरह का जो सिस्टम है बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर, वो जो है एक तरह से बैलेंस में नहीं है। वहाँ पे उसके ब्रेन के अंदर एक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस जनरेट हो गया है, ठीक है, जिसमें सेरोटोनिन और डोपामिन का जो है हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइकोलॉजिकल, जिसमें अब साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो कर तो सब कुछ लेते हैं लेकिन उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि हाँ हम कर लेंगे, ठीक है। फिर मैल अडेप्टिव थिंकिंग पैटर्न्स, जैसे कुछ लोग होते हैं कि हर बात में नेगेटिव सोचते हैं, नहीं हम ये करेंगे तो फिर इसका ये नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले से ही उनकी थिंकिंग पैटर्न जो है वो मैल अडेप्टिव है, पहले ही उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो एक गलत, एक नकारात्मक सोच की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर तीसरा हो सकता है यहाँ पे पोस्ट पास्ट ट्रॉमा या फिर क्रोनिक स्ट्रेस, कि कोई ट्रॉमा है, कोई अपने पास्ट का, कोई बचपन का, कोई ऐसी बात है जो उनके दिमाग में घर कर गई है और जिसकी वजह से वो कभी भी निकल नहीं पाए हैं। तो ये स्ट्रेस भी उनकी पूरी उम्र उनसे चलता रहेगा क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ या एक इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है। तो एक ट्रॉमा जो है वो भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो क्रिएट करता रहेगा। देन अगर हम सोशल की देखें, एकेडमिक प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट। एकेडमिक प्रेशर तो आप सब लोग समझते हैं कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स का, कॉम्पिटिटिव्स का कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। कुछ लोगों को जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है जॉब से इनसिक्योरिटी, ये भी एक सोशल जो है एनजाइटी डिसऑर्डर को कॉज करता है। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा, हमारा बच्चा वो करेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें हमारे ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। साथ ही साथ सोशल स्टिग्मा भी होता है जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ के आसपास, जिसकी वजह से ये जो डिसऑर्डर है वो जनरेट होता रहता है। अब हम बात करेंगे एनजाइटी डिसऑर्डर इंडिया का। अब अगर हम बात करें एनजाइटी डिसऑर्डर इंडिया की, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हाई प्रेवलेंस, यहाँ पर जो अगर डिसऑर्डर देखें तो वो स्टूडेंट्स में है, कॉम्पिटिटिव वाले एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स में है, वर्किंग विमेन में है और अर्बन पॉपुलेशंस में है। तो इंडिया में ये कुछ ऐसे कोर मतलब कि क्लासिफिकेशंस हैं या कोर सेगमेंट्स हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो स्टिग्मा है ये लीड करता है अंडर रिपोर्टिंग और डिलेड ट्रीटमेंट को। एक स्टिग्मा भी होता है कि अगर हमें पता भी है हमें एनजाइटी है लेकिन हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमारे साथ एक स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है कि हाय हमारे हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये एनजाइटी की दवाई खा रहा है, अब ये डॉक्टरों के पास जा रहा है, ये पागल हो गया है। ये ऐसे जो स्टिग्मास हमारे साथ जुड़े होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर है जिनको रिपोर्ट ही कभी नहीं किया जाता, और रिपोर्ट अगर होते हैं तो तब इतना टाइम हो जाता है कि ट्रीटमेंट उनका काफ़ी ज़्यादा डिलेड हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। सो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइकोथेरेपी की। अब यहाँ पे जो वर्ड साइकोथेरेपी है इसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये कहें तो बेसिकली इट इज़ अ टॉक थेरेपी, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग विद अ ट्रेंड क्लिनिशियन, जिसके साथ मतलब आप एक ट्रेन डॉक्टर या क्लिनिशियन के साथ, जिसको आप क्या कह सकते हो, साइकेट्रिस्ट कह सकते हो या साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो या कोई सोशल वर्कर हो सकता है या कोई काउंसलर हो सकता है जो कि अंडरस्टैंड करेगा व्हाट कॉज एंजाइटी एंड हाउ टू डील विद इट। जो पर्सन आपके साथ बात करें, आप पहचानें कि क्या कारण है आपकी एंजाइटी का, कैसे इसके साथ डील करना है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगी आपको इस एंजाइटी के डिसऑर्डर से बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में आ जाती है वो आती है साइकोथेरेपी, दैट इज़ टॉक थेरेपी। कभी कभी ऐसे भी आपने नोटिस किया होगा कि आप घर में कोई अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर करते हैं, बात करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही हमारा दिमाग जो है दूसरों के आइडियाज़ को लेता है, ग्रास्प करता है, तो धीरे धीरे डिसऑर्डर जो है वो कम होने लगता है। सिमिलरली ये जो ट्रेंड के क्लिनिशियंस होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये भी क्या करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जानते हैं और बताते हैं कि कैसे इनके साथ आपने डील करना है और कैसे इस डिसऑर्डर को आपने कम करना है अपनी लाइफ से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ जिसको हम शॉर्ट में
CBT भी कहते हैं, ठीक है। ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये जो CBT है यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ट्रीट करने के लिए एंजाइटी के डिसऑर्डर को, ठीक है। इट कैन हेल्प पीपल चेंज द थिंकिंग पैटर्न, इससे हमारे जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट कर रहे थे हमारे फियर्स को, और ये चेंज करते हैं द वे दे रिएक्ट टू एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस में। तो CBT की हेल्प से बेसिकली क्या हो जाता है कि जो भी हमारे फियर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनका जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसको कम किया जाता है, ठीक है। और एंजाइटी प्रोवोकिंग जो सिचुएशंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके फिर बताया जाता है कि कैसे इनके साथ हमें सक्सेसफुली डील करना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो CBT है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट टर्म एंड एविडेंस बेस्ड थेरेपी है, ठीक है। यूज़फुल एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, अगर कोई डिप्रेशन में है, अगर कोई OCD में है, अगर कोई फोबिया से जूझ रहा है, या PTSD है, या फिर कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो कोर प्रिंसिपल्स जो यहाँ पे रहेंगे इसके, वो ये रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर पार्टली बेस्ड ऑन द डिस्टॉर्टेड अनहेल्पफुल थिंकिंग। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली बेस्ड होती हैं जब अनहेल्पफुल थिंकिंग होती है, ठीक है। तो ये कोर प्रिंसिपल। सेकंड ये है कि बाय चेंजिंग थॉट्स एंड बिहेवियर इमोशनल एंड बीइंग इम्प्रूव्स, ठीक है। इमोशनल वेल जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है, वेलबींग इम्प्रूव की जा सकती है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें कोर प्रिंसिपल्स में, तो हमारे पास आता है कि जो थेरेपी इज़ गोल ओरिएंटेड है, कोलैबोरेटेड होती है और टाइम रिलेटेड होती है। लर्नड पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे मैल एडेप्टिव बिहेवियर के, जो कि डिस्ट्रेस को मेंटेन करते हैं। अब अगर हम बात करें की टेक्निक्स जो हमारे CBT में यूज़ होंगी, वो की टेक्निक्स हमारे पास क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी कि चैलेंज कर सकते हैं नेगेटिव इमोशंस को। बिहेवियरल एक्टिवेशन हो सकती है। एक्सपोजर थेरेपी से हम कर सकते हैं यहाँ पे टेक्निक्स यूज़। साथ ही साथ रिलैक्सेशन एंड कॉपिंग स्किल्स ट्रेनिंग हो सकती है यहाँ पे। बहुत सारे, और साथ ही साथ थॉट रिकॉर्ड करके भी, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि CBT में यूज़ होती हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, ठीक है, और डिप्रेशन के साथ डील करने के लिए, फोबियाज के साथ डील करने के लिए। रेलेवेंस अगर हम देखें इसकी, रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो CBT हेल्प्स करती है इंडिविजुअल को सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करें कि उनके फियर ट्रिगरिंग थॉट्स क्या हैं, क्या चीज़ उनको फियर कॉज कर रही है। चैलेंज करना कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग को, रिड्यूस करना अवॉइड बिहेवियर्स को, और बिल्ड करना कॉपिंग स्किल्स को, ठीक है। तो ये कुछ CBT जो है जिसमें हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को। अब यहाँ पे हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये JKSSB का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस पेपर को थियोरेटिकल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल बेस समझना है। तो यहाँ पर जो भी इन कंसेप्ट से रिलेटेड थिंकर्स होंगे हम उनके बारे में भी जानेंगे, बिकॉज इस तरह के MCQs भी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंकर्स की अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास थिंकर आते हैं एरन T. बेक, ठीक है। इनको फादर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी कहा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, दैट इज़ एरन T. बेक, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रहती है, कंट्रीब्यूशन ये रहती है कि ये आइडेंटिफाई करते हैं हमारे नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को। हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ के लिए फटाफट से नेगेटिव थॉट तो बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसी को ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पर्सन के अंदर नेगेटिव थॉट कितनी जल्दी आ रहा है और कितनी जल्दी वो जो है एंजाइटी डिसऑर्डर को कॉज कर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने एक कॉग्निटिव ट्रायड प्रोवाइड किया था जिसमें इन्होंने ये बताया कि कैसे एक पर्सन जो है खुद के नेगेटिव सेल्फ को देखता है, नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ। दूसरा, नेगेटिव व्यू ऑफ वर्ल्ड, दुनिया को भी नेगेटिव वे में देख रहे हैं। तीसरा, नेगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर, ठीक है। सबसे पहले तो वो खुद को कुछ नहीं समझ नहीं रहा, सोच रहा है कि मेरे से तो कुछ होगा नहीं, अपने बारे में नेगेटिव
इमेज क्रिएट करेगा, नेगेटिव लेगा, अरे ये करूँगा तो इसमें ये रिजल्ट नहीं आएगा, अब करूँ नहीं करूँ, तो इसी में रहेगा और नेगेटिव व्यू। फिर जब उसका ये जो नेगेटिव व्यू की वजह से कुछ वो अचीव नहीं कर पाएगा, तो फिर वो जो वर्ल्ड है, जो दूसरे लोग जो अचीव कर चुके हैं, उनके लिए वो नेगेटिव थिंकिंग करेगा, इसने कोई अनफेयर मीन से अचीव की होगी ये चीज़, ये सोचने लग पड़ जाएगा। फिर उसके अंदर नेगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर को लेके आ जाएगा, हाय मेरा फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, मेरे को किसी ने ये नहीं करने दिया, मेरे को किसी ने वो नहीं करने दिया, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने दिमाग में जनरेट करता रहेगा। पहले खुद को नेगेटिव करेगा, फिर दुनिया को नेगेटिव समझेगा, और फिर आने वाले फ्यूचर को नेगेटिव समझेगा। तो ये एक तरह का कॉग्निटिव ट्रायड जो है हमें देते हैं एरन टी बेक। नेक्स्ट हम समझेंगे सेकंड हमारे थिंकर को। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं एल्बर्ट एलिस। एल्बर्ट एलिस को बोला जाता है फाउंडर ऑफ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी? दैट इज एल्बर्ट एलिस। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ABC मॉडल। ABC का मतलब क्या था? A फॉर एक्टिवेट करना इवेंट को, B फॉर हमारा जो बिलीफ सिस्टम्स रहते हैं, और C उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये एम्फेसाइज करते हैं उन इरेशनल बिलीव्स को जो कि रूट है हमारे इमोशनल डिस्ट्रेस का। तो ये उनको आइडेंटिफाई करते हुए हमें एक ABC मॉडल देते हैं। यहाँ पर जो कंटेंट है मैंने बहुत ही ब्रीफ में लिखा है, बिकॉज हमारा पेपर जो है वो सिर्फ MCQ बेस्ड होने वाला है, तो इसीलिए बिल्कुल की पॉइंट्स में बहुत ही कम कंटेंट में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वीडियो में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट हमारे थिंकर आ जाते हैं BF स्किनर। BF स्किनर ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने डेवलप किया बिहेवियरिज्म को और ऑपरेंट कंडीशनिंग को। दूसरा उन्होंने फोकस किया बिहेवियर को, जो कि शेप होता है हमारे रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पे इन्फ्लुएंस बताते हैं कि कैसे बिहेवियरल टेक्निक्स जो हैं, यानी कि लाइक बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड बिहेवियर एक्टिवेशन, ठीक है। तो इन सब के अब BF स्किनर बेसिकली क्या है, इन्होंने डेवलप्ड बिहेवियरिज्म को जब कंट्रीब्यूट किया है इसको, साथ ही साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग बताते हैं, और ये भी बताते हैं, फोकस करते हैं बिहेवियर कैसे शेप होता है। सपोज अगर आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो तो उसका बिहेवियर कैसे बदलेगा, या आप किसी को पनिश कर रहे हो तो उसका बिहेवियर कैसे बदलेगा। तो ये इस तरह से फोकस करते हैं कि कैसे बिहेवियर जो है अलग अलग वेज में चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारे थिंकर आ जाते हैं इवान पावलोव। इवान पावलोव जो है डिस्कवर्ड करते हैं क्लासिकल थिंकिंग कंडीशनिंग को, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और इन्फ्लुएंस जो इनका रहता है ये बेसिस देते हैं एक्सपोजर थेरेपी के लिए, और कैसे ट्रीटमेंट और का करना है फोबियाज़ और एंजाइटी का। बेसिकली फोबियाज़ के और एंजाइटी के ट्रीटमेंट में जो मेन हमारी थ्योरी रहती है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की रहती है, जिसको डिस्कवर किया था हमारे इवान पावलोव ने। नेक्स्ट आते हैं हमारे जोसेफ वॉल्पे। अब जोसेफ वॉल्पे जो है ये डेवलप करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को, ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फेयर स्टिमुली टू रिड्यूस एंजाइटी को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे ग्रेजुअल एक्सपोजर देना है स्टिमुलस को, ये चीज़ इसमें देखते हैं। दूसरे साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल कंपोनेंट क्या रहेगा हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का। अब अगर हम यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे साइको थेरेपी के बात की थी, जब हमने ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो एक तो था कि ट्रीटमेंट पे हम साइकोथेरेपी कर ले, और साइकोथेरेपी के साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स भी देखे जिन्होंने हमें अलग अलग थ्योरीज दी हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ साइकोथेरेपी के बाद आ जाती है जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पे, वो है लाइफस्टाइल एंड सेल्फ केयर, कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है और हम अपनी सेल्फ केयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, माइंडफुल हैं, मेडिकेशन कर रहे हैं, एडिक्वेट स्लीप ले रहे हैं, कैफीन कम कर रहे हैं और स्क्रीन टाइम को कम कर रहे हैं, तो ये भी एक लाइफस्टाइल जो है और सेल्फ केयर कहीं ना कहीं हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर को रिड्यूस करती है। इट डज़ नॉट नेसेसरली क्योर, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योर करे, बट हाँ सिम्टम्स को तो रिड्यूस कर पाती है, कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही रहती है हमारे लिए ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ मेडिकेशन की,
तो मेडिकेशन में इट डज़ नॉट नेसेसरली क्योर एंजाइटी डिसऑर्डर, पर ये भी हमारे सिम्टम्स को तो रिड्यूस कर ही सकती है। प्रिंसिपल मेडिकेशंस की होती हैं एंटी डिप्रेसेंट या फिर ड्रग्स या फिर बीटा ब्लॉकर्स हम ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे यूज़ होती हैं। लेकिन चूज़ करना राइट मेडिकेशन को, मेडिकेशन डोज को और ट्रीटमेंट प्लान को शुड बी बेस्ड ऑन पर्सनस इंडिविजुअल नीड्स एंड मेडिकल सिचुएशन एंड कैन डन अंडर एन एक्सपर्ट केयर। अगर कोई भी पर्सन मेडिकेशन ले रहा है तो ये प्रॉपर किसी डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, जो भी आप समझें, जो भी हम बोल सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर एक्सपर्ट की जो है मेडिकेशन लेके उनकी प्रॉपर जो है एडवाइस लेके ही करना चाहिए। हालांकि ये एंजाइटी डिसऑर्डर को क्योर तो नहीं करेगी, बट येस इट रिड्यूसेस। So that's all for today. Thank you everyone. सो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।